दोस्तों, आज की मेरी कहानी है उम्मीद। बहू, रात के 11 बज रहे हैं। मोहन अभी तक घर पर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। बिमला जी अपनी बहू मधु को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? माँ जी, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गया। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लाया गया है। बिमला जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए बिमला जी बुनबुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फोन लगाने लगी। लेकिन रोहन ने फोन नहीं उठाया। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाता रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो अब तक रोहन को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई बिमला जी वापस बाहर आई तो देखा मधु अपने कमरे में जा चुकी थी। वह भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। बिमला जी वापस हाल में आ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई। बेशरम कहीं की। बिमला जी ने फिर से रोहन का फोन ट्राई किया, लेकिन रोहन ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हाल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बज गए। घर की बेल बजी। बिमला जी ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर रोहन को नशे के हालत में खड़ा देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर बिमला जी उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बैठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर। कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? बिमला जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही वहीं सोफे पर वो लुढ़क गया तो बिमला जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीबी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था और अब दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में रोहन अभी भी सोया पड़ा था, जबकि मधु वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। बिमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर बिमला जी अपना हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है। लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? बिमला जी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है मम्मी जी, आज तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? मधु की बात सुनकर बिमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बना कर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना।
वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रही हो आप भी माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही रहना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर मधु वहाँ से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उसी समय धारसाई हो गए जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से विमला जी की तरफ देखा तो विमला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभालोगी, इसीलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। विमला जी की बात सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पगफेरे के लिए आई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने इतना जरूर कहा था, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभालो, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तो उम्मीद मत कर। मधु को समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या, इसीलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी रोहन शराब पीकर आता तो मधु रोती परेशान होती, पर विमला जी तो चैन की बांसुरी बजाती रहती होती। आखिर बेटे को बहू के हाथ संभाल कर वो बेफिक्र जो हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले रोहन ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई कर दी। सिर्फ इसी कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। विमला जी ने उसमें भी मधु की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरा खर्चा उठाता है, फिर तो हर समय उसके पीछे पड़ती रहेगी, तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या ही करेगा? थोड़ा प्यार से संभल कर जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो यहाँ तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या लोगी तुम? दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रखा है वही बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो फिर जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो, या फिर बेशरम हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता था। इसीलिए वो अब रोहन से जब वो नशे में होता तो ज्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो विमला जी ने हंगामा कर दिया। उसके बाद रोहन ने नशे की हालत में विमला जी के कहने पर उसके साथ काफी गाली गलौज किया था। इसीलिए उसके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए? इसीलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 हफ्ते पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया था तो आज ही जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई।
उसने सारे जरूरी पेपर डिपॉजिट कर दिया था। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौटकर आई तो रोहन भी होश में आ चुका था। बिमला जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, बिमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हों, उनसे कोई लेना देना नहीं, बेशर्म कहीं की। बिमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रही हो आप माँ जी? खाना बना कर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप? मधु कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुँची ही नहीं थी। अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करना है। हाँ हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का तिरिया चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है और हमारे घर की इज्जत को उछालती रहती है। बिमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोले जा रही हो? तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है मधु? तुम्हारी सारी जरूरतें तो पूरी कर रहा हूँ। रोहन ने शांति पूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनाना है, इसीलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसीलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूं कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर रोहन सकेत में आ गया, जबकि बिमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है बेशरम, अपना घर अपने ही हाथों तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करूं, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। आपकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है, पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए रोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? रोहन काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहाँ मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं बिमला जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश जो काम बिमला जी नहीं कर पाई, वो मधु ने कर दिया। दूसरे दिन से ही रोहन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीने मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज बिमला जी अपनी उसी बेशरम बहू की नजरें उतारती नहीं थकती। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।